नमस्कार, सात की कड़क खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। और कड़क खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। सैफ अली खान पर हमले के मामले में मुंबई पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल पुलिस ने सैफ अली खान पर हमला करने के मुख्य आरोपी को ठाणे से गिरफ्तार किया। बीती रात पुलिस के ऑपरेशन में आरोपी को गिरफ्तार किया गया और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया उसमें 100 पुलिस कर्मचारियों को तैनात किया गया था। ठाणे के एक रेस्तरां से आरोपी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी बंगाल का रहने वाला है। नाम इसका बताया जा रहा है विजय दास। वो एक बार में हाउसकीपर का काम करता था। दरअसल आरोपी आज बांद्रा पुलिस के द्वारा अदालत में पेश किया जाएगा और पेशी के दौरान क्या कुछ तथ्य यहां पर रखे जाते हैं ये भी देखने का विषय होगा। विजय दास पर आरोप है और उन आरोपों की पुष्टि करते सीसीटीवी वीडियोस भी अदालत में पेश किए जाएंगे। बांद्रा कोर्ट में आज मुंबई पुलिस पेश करेगी आरोपी को और सैफ अली खान पर एक जानलेवा हमला हुआ। उस हमले से न सिर्फ फिल्म जगत में बल्कि उनके चाहने वाले और फिल्मों को देखने वाले लोग काफी हैरान रह गए, सकते में आ गए कि आखिर ये क्या हुआ। और उसके बाद शुरू हुई धरपकड़। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने 100 पुलिस कर्मचारियों का एक पूरा दल बनाया और अलग अलग जगह पर छापेमारी की गई, तलाश की गई और ऐसे में एक बड़ी कामयाबी आरोपी की ठाणे से गिरफ्तारी को बताया जा रहा है। और ये देखिए, ये उस दौरान का सीसीटीवी वीडियो है जब हमला करने के बाद उस बिल्डिंग से भागने की कोशिश करता नजर आया था आरोपी। सैफ अली खान अब खतरे से बाहर हैं और दुर्ग से खबर है जहां सैफ अली खान पर हमले से जुड़ी ये बड़ी खबर। संदिग्ध को आरपीएफ ने हैंडओवर कर दिया है और ये संदिग्ध दुर्ग से इसकी गिरफ्तारी हुई थी। सैफ पर हमले के मामले को लेकर पूछताछ से की जा रही है। हिरासत में लिया गया है। मुंबई का ये रहने वाला बताया जा रहा है और आपराधिक रिकॉर्ड उसका हो सकता है। मुंबई पुलिस ने शुरुआत में ये कहा है, जबकि दुर्ग में इसे पकड़ा गया और सैफ अली खान पर संदिग्ध हमले का ये भी आरोपी है। ट्रेन से इसे हिरासत में लिया गया। सैफ अली खान पर हमले से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दे रहे। संदिग्ध को आरपीएफ ने हैंडओवर कर दिया है मुंबई पुलिस को और मुंबई पुलिस इसे मुंबई ले जाकर आगे की पूछताछ करेगी। और मुंबई पुलिस ने बताया कि इसके आपराधिक रिकॉर्ड भी हो सकते हैं और देखना होगा कि रिकॉर्ड्स में इसके नाम और क्या कुछ निकलता है। सैफ अली खान पर हमले का दुर्ग से भी कनेक्शन सामने आया, जहां एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उसे फिर हैंडओवर कर दिया मुंबई पुलिस को। और बात करेंगे हमारे सहयोगी मिथिलेश ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मिथिलेश, आरपीएफ के द्वारा हैंडओवर कर दिया गया है मुंबई पुलिस को आरोपी को, क्या कुछ और डिटेल्स मिल पा रही है? देखिए, अभी रात भर जो है वो पूछताछ चली है और उसके बाद में अब जो है इंतजार किया जा रहा है मुंबई पुलिस का कि वो किस तरह से आगे की कार्रवाई करती है, क्योंकि उनको हैंडओवर लेना है, संदिग्ध तो है ये, और इसको लेके मुंबई भी जाना है और मुंबई में जाकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो अभी हैंडओवर करने की कोई खबर नहीं है, लेकिन जब हो सकता है कि कभी भी इसको हैंडओवर लेने के बाद में मुंबई पुलिस जो है वो मुंबई रवाना हो जाए, इसका इंतजार किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा था कि जल्द से जल्द उसको लेकर जाना है, तो संभावना यही व्यक्त की जा रही है कि सुबह का वक्त है और हो सकता है कि कभी भी इसको बाहर निकाला जाए और फिर उसको यहां से लेकर जाए। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट के लिए। सहयोगी मिथिलेश विस्तार से जानकारी दे रहे थे। खाली हमको एक लीड मिली थी, वो लीड इंक्वायरी करने के लिए हम इधर आए। अभी इससे इन्वेस्टिगेशन हुआ है, आगे का इन्वेस्टिगेशन हम मुंबई जाके करने वाले हैं। इसको लेके मुंबई जाने वाले। संदेह वही है क्या? ये सर कंफर्म नहीं है। कंफर्म मतलब अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है। आप उसको डिक्लेयर मत करें, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ। उसको अभी आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए हम मुंबई लेके जाएंगे। उधर जाके अभी एज अर्ली एज पॉसिबल हम उसको लेके जाएंगे। और अब खबर भोपाल से, जहां हमीदिया अस्पताल में एक्सीडेंट में घायल एक जिंदा महिला को मर्चुरी के फ्रीजर में रखने का मामला सामने आया है। दरअसल महिला के परिजनों ने आरोप ये लगाया, महिला की मौत हो गई थी, ऐसा अस्पताल वालों का दावा था। और परिजनों का यह कहना है कि अगर
उसे समय पर इलाज मिल जाता तो आज वो जिंदा होती। एक्सीडेंट में घायल होने के बाद उसे अस्पताल लाया गया। यहां मौजूद डॉक्टर्स और स्टाफ ने उसका चेकअप किया और फिर डेड डिक्लेयर उसे कर दिया गया, मॉर्चुरी के फ्रिज में रखवा दिया गया। और इस पूरी घटना के बाद से परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। हमीदिया अस्पताल परिसर में काफी देर तक गहमा गहमी का सा माहौल बना रहा। भोपाल से इस तस्वीरें उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं जब ये पूरा आरोप अस्पताल प्रबंधन पर परिजनों ने लगाया। उनका ये कहना कि महिला जीवित थी लेकिन लापरवाही की वजह से उसे इलाज भी नहीं दिया गया और मृत घोषित कर मॉर्चुरी में रखवाने की बात सामने आई है। ये हमीदिया अस्पताल का मामला। परिजन काफी देर तक आक्रोशित और असंतुष्ट अस्पताल परिसर में हंगामा करते रहे। उधर स्टाफ कोई नहीं था। मेरे साले साहब के लड़के ने बताया कि बुआ जी को इस फ्रीजर में रखा है। मैंने फ्रीजर खींच के देखा। मैं एम्स में टेक्नीशियन हूँ, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन हैं। उस हिसाब से उस नॉलेज को रखते हुए मैंने देखा उसके कैरोटिड आर्टरी चल रही थी, कैरोटिड आर्टरी धमनी धड़क रही थी हैं। मैंने रोते हुए मैंने उसके सीने पे सिर रखा तो मेरे को हार्ट बीट भी सुनाई दी और वो पूरी बॉडी, उसके शरीर गर्म था उस समय। तो जब मैंने फ्रीजर से उसको खींचा तो उसका शरीर गर्म कैसे हो सकता है और आर्टरी कैसे चल सकती है। और वासु चौरे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वासु, परिजनों का जो आरोप है बहुत गंभीर आरोप है, अस्पताल प्रबंधन क्या जवाब दे रहा है इस पर? बिल्कुल, देखिए कल देर शाम का ये पूरा मामला है। भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल का मामला जो है वो बताया जा रहा है। एक महिला जिसको एक्सीडेंट के बाद हमीदिया इलाज के लिए लाया गया था, उसको वहां पर इलाज तो दिया गया लेकिन फ्रीजर में रख दिया गया। प्रबंधन को लगा कि महिला की जो है वो मौत हो चुकी है, लेकिन परिजनों को यह कहना है कि महिला की मौत नहीं हुई थी। उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो समझ में आ रहा था, जो पल्सेस है वो चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद महिला को लापरवाही पूर्वक फ्रीजर में रख दिया गया। ये गंभीर आरोप जो है वो लगाए गए हैं। इसके बाद इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने के बाद जो है वो अस्पताल प्रबंधन कह रहा है, लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि महिला की मौत हो चुकी है। इस दौरान परिजनों ने अस्पताल में काफी हंगामा भी किया और वहां पर परेशानी का सबब भी ये पूरी घटनाक्रम जो है वो बन गया। बहरहाल देखना होगा कि अगर वाकई परिजनों के आरोप सही है तो ये अस्पताल प्रबंधन की गंभीर लापरवाही है और इस पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया वासु आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अगली खबर भोपाल से, जहां राजधानी में वर्दी का रौब दिखाई दिया और राज्यपाल का काफिला देख रहे एक शख्स पर गुस्सा फूट पड़ा ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी का। युवक को ट्रैफिक पुलिस ने बुरी तरह पीट दिया। भोपाल के रायसेन रोड का यह वीडियो बताया जा रहा है। युवक को ट्रैफिक पुलिस ने जमकर पीटा जबकि ये राज्यपाल का काफिला देख रहा था। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। ट्रैफिक पुलिसकर्मी एक युवक को मारता हुआ नजर आएगा। और तस्वीरें देखिए, राज्यपाल का काफिला यहां से गुजर रहा है और एक शख्स वहां पर खड़ा है और उसे खींचकर दूसरी तरफ पटक देता है ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी बड़ी बेरहमी से। और उसके बाद जब शख्स उससे इस तरह की हरकत करने को लेकर सवाल करता है तो पुलिस कर्मचारी अपने पैरों से उसे ठोकर मारता है और फिर एक ज़बरदस्त चाटा उसके गाल पर रसीद करता है। और देखिए, एक हाथ से उठाकर दूसरी तरफ उसे किसी गरीब आदमी को ऐसे फेंक दिया जाता उठाकर। और राज्यपाल का काफिला वहां से गुजर रहा था। ट्रैफिक व्यवस्था में लगे हुए पुलिस कर्मचारी की जो ड्यूटी थी, उस ड्यूटी से तिलमिलाए पुलिस कर्मचारी ने उस शख्स को बेदम पीटा। देखो, और नगरीय चुनाव की तारीखों की अटकलों के बीच छत्तीसगढ़ कैबिनेट की आज अहम बैठक होने जा रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ में पहली बार रविवार को मंत्रालय खुलने जा रहा है और सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की यह महत्वपूर्ण बैठक होगी। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है। 10 मंत्री, सभी 10 मंत्री इसमें शामिल होंगे। माना जा रहा है कि सोमवार को आचार संहिता का ऐलान किया जा सकता है। और दरअसल ये आचार संहिता जिसके पहले कैबिनेट की ये आखिरी बैठक हो सकती है, ऐसा दावा है। और इसके लिहाजा बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जा रहे हैं, क्योंकि बैठक अब फिर आचार संहिता खत्म होने के बाद ही हो सकेगी, आगे निर्णय लिए जा सकेंगे इस तरह के। और कैबिनेट की ये जो बैठक है मंत्रालय में लगभग सुबह 11 बजे शुरू होगी, ऐसा जानकारी अब तक मिली है।
छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा होगा जब रविवार के दिन मंत्रालय खोला जाएगा और कैबिनेट के सभी सदस्य वहां पर मुख्यमंत्री समेत मौजूद होंगे और कई बड़े निर्णय आज लिए जा सकते हैं। और बीजापुर मुठभेड़ पर बड़ा अपडेट, 12 नहीं 18 नक्सली मारे गए हैं। दरअसल ये जानकारी खुद नक्सलियों ने एक प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस नोट जारी करके दी है। 50 लाख का मोस्ट वांटेड दामोदर भी इस मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। तेलंगाना स्टेट कमेटी का ये चीफ था दामोदर उर्फ चोखा राव, ये भी इस मुठभेड़ में ढेर हुआ है। 12 नहीं 18 नक्सली मारे गए हैं। ये जानकारी खुद नक्सलियों की जो प्रेस रिलीज है उसके जरिए मिलती है। इसी मुठभेड़ में दामोदर राव 50 लाख का ये नामी है, वो भी ढेर हुआ है। और नक्सलवाद के खिलाफ जबरदस्त तरीके से मोर्चेबंदी की जा रही है सुरक्षा बलों के द्वारा। डीआरजी के जवान, पुलिस के जवान, बीएसएफ के जवान, ये सभी अलग अलग मोर्चों पर एक लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश के लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2022 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। इसमें लड़कियों ने बाजी मारी है। दीपिका पाटीदार ने एमपी में टॉप किया है। तो वहीं आदित्य नारायण तिवारी दूसरे स्थान पर रहे, जबकि सुरभि जैन तीसरे और महिमा चौधरी चौथे नंबर पर रही। डिप्टी कलेक्टर के 24 पदों में 11 पर महिलाओं ने कब्जा जमाया है। 11 पर महिलाओं का कब्जा, हालांकि 8 पोस्ट ही उनके लिए रिजर्व है। वहीं आबकारी अधिकारी, बीडीओ जैसे पदों वाली कैटेगरी में भी महिलाएं टॉपर रही हैं। साथ ही स्कूली शिक्षा, महिला बाल विकास अधिकारी के पदों पर भी महिला ही टॉपर हैं। महिलाओं के सशक्त होने की ये एक छवि कही जा सकती है इस रिजल्ट में जो झलक रही है। और एमपीपीएससी रिजल्ट्स में भी लड़कियों ने बाजी मारी है। इससे पहले हम बोर्ड्स की परीक्षाओं में देखते रहे हैं, कई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमने देखा कि महिलाएं एक कदम आगे पुरुषों से हैं और अच्छे परिणाम यहां पर ये देखने को मिल रहे हैं और ये सुखद परिणाम है। महिलाएं सशक्त होंगी, शिक्षित होंगी, इस उम्मीद से जो प्रयास हो रहे हैं उनका रिजल्ट भी यहां पर देखने को मिल रहा है। एमपीपीएससी 2022 के परीक्षा परिणाम जो जारी किए गए हैं उसमें टॉप करने वाली भी एक महिला है और टॉपर्स में सबसे ज्यादा नाम महिलाओं के हैं। और खबर बुरहानपुर से, जहां न्यूज 18 की खबर का हुआ है बड़ा असर। आपको बता दें कि फटकार के बाद सड़क पर उतरी ट्रैफिक पुलिस और सांसद विधायक ने यह फटकार लगाई थी। खराब व्यवस्था को लेकर फटकार लगाई गई थी और न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। और अब इस खबर के बाद ट्रैफिक पुलिस जमीन पर नजर आ रही है व्यवस्थाएं बनाती हुई। एक तरफ वो तस्वीरें जब मीटिंग के दौरान फटकार लगाई गई ज्ञानेश्वर पाटिल, अर्चना चिटनीस की तरफ से, और फिर ट्रैफिक पुलिस जमीन पर नजर आई है। और अगली खबर रायसेन से, जहां वन विभाग और ग्रामीणों के बीच एक विवाद देखने को मिला। अवैध ट्यूबवेल खनन को रोकने के लिए टीम पहुंची हुई थी और तब इस टीम पर गांव वालों ने हमला कर दिया। दरअसल ग्रामीण महिलाओं पर मारपीट करने का आरोप है और सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। रायसेन पश्चिम रेंज सतकुंडा का ये पूरा मामला, जहां वन विभाग और ग्रामीणों के बीच विवाद की स्थिति बन गई क्योंकि ट्यूबवेल खनन को रोकने के लिए वन विभाग की टीम पहुंच गई थी। आरोप है कि अवैध रूप से ये ट्यूबवेल का खनन किया जा रहा था और इसका पूरा जिम्मा वन विभाग पर है, क्योंकि जहां पर ये खनन करने का प्रयास हो रहा था वो जगह वन भूमि के अंतर्गत आती है इस दावे के साथ। और देखिए किस तरह से यहाँ हंगामा हुआ और महिलाओं ने वन विभाग के कर्मचारियों के साथ, अधिकारियों के साथ किस तरह का व्यवहार किया, उसका कॉलर पकड़ लिया, हेलमेट पकड़ के खींचती नजर आई और बाइक की चाबी तक निकाल ली गई। और ऐसे में
इस पूरे मामले को लेकर काफी हो हल्ला और हंगामा मचा। इधर रीवा पुलिस ने मुखबिर की सूचना के बाद गांजे की बड़ी खेप पकड़ी है। दरअसल ये खेप छत्तीसगढ़ के रायपुर से लाई गई थी और गांजे की अनुमानित जो कीमत है वो लगभग 9 लाख रुपए बताई जा रही है। गांजा बरामद करने के साथ साथ गांजा जब्त करने के साथ साथ 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए, पूछताछ इनसे की जा रही है। और पुलिस ने एक ट्रक और एक बोलेरो वाहन भी जब्त किया। सभी आरोपी रीवा जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। रायपुर छत्तीसगढ़ से गांजा ला रहे थे, रीवा समेत बनारस इसे पहुंचाने का इरादा था और आरोपियों से पूछताछ चल रही है। इसके बाद कई अन्य खुलासे होने की भी संभावना है। और कटनी से खबर, जहां सिविल लाइन थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से नशीली सिरप की 45 बोतल बरामद की है। पकड़े गए आरोपी पर चोरी समेत तकरीबन 12 केस दर्ज है। बहरहाल पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही है, पड़ताल में जुटी हुई है पुलिस और नशीली सिरप पकड़ी गई है। नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पुलिस प्रशासन की लगातार जारी है और ऐसे में नशे के कारोबार में लिप्त लोगों तक कानून के लंबे हाथ पहुंच रहे हैं और लगातार उनकी धरपकड़ हो रही है, चाहे वो गांजे के रूप में नशा बेच रहे हों, एमडीएमए ड्रग्स के रूप में या फिर किसी सिरप के माध्यम से। एजी रोड में है, पड़रा तरफ का रहने वाला है, जिसके ऊपर पूर्व से कई मामले पंजीबद्ध हैं और उसका जिला बदर भी हुआ था। वो नशीली कप सिरप का व्यापार करता था, कई चोरियों में संलिप्त रहता है। उसको पकड़ने पर कई जानकारियां मिल सकती हैं। तो पुलिस जब आई तो छोटी पुल के पास वो मिला और उसको उठा के ले आई। जब यहाँ उससे चोरियों के संबंध में पूछताछ किया गया तो उसने चोरी के संबंध में कुछ नहीं बताया, परंतु उससे नशीली कप सिरप के संबंध में जब गहन पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो एक व्यक्ति है जिसके यहाँ से आज ही 45 नग कोरेक्स सिरप लाया। इधर कटनी पुलिस ने गांजा तस्करी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 को अरेस्ट किया है और इनके कब्जे से गांजे के 74 पैकेट्स मिले, जिनकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए आंकी गई है। इस मामले का खुलासा करते हुए एसपी अभिजीत रंजन ने बताया कि उड़ीसा से तकरीबन 71 किलो जो गांजा है वो ले जाया जा रहा था। दोनों आरोपी जबलपुर के रहने वाले हैं। आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया और देखिए किस तरह से चेकिंग हुई। छिपा कर ये गांजा ले जाया जा रहा था, सीट के नीचे जगह बनाकर एक सीक्रेट वेंट बनाकर उसमें गांजा भरकर ये ले जा रहे थे और लगभग 74 किलो से अधिक ये गांजा बताया जा रहा है। अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख रुपए आंकी गई और इस पर अब कार्रवाई की जा रही है। जिले के थाना एनकेजे अंतर्गत कल बड़ी अच्छी सफलता हमारे स्थानीय पुलिस को मिली है, जिसमें 2 गांजा तस्करों से हमने 71 किलो से ज़्यादा गांजा जब्त किया है। साथ ही एक मारुति स्विफ्ट डिजायर गाड़ी जिसके माध्यम से इस गांजे की तस्करी की जा रही थी, उसको कैरी किया जा रहा था, उसको भी पुलिस ने जब्त किया है। इस घटनाक्रम में पुलिस के द्वारा 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों ही आरोपी जबलपुर जिले के रहने वाले हैं और उनसे आगे फर्दर पूछताछ जारी है। इंदौर में शराब की दुकान पर हथियार लहराने वाले बदमाशों का भरे बाजार जुलूस निकाला गया और साथ ही इन बदमाशों ने यह भी कहा कि वो चाकूबाजी नहीं करेंगे, गुंडागर्दी नहीं करेंगे। रास्ते भर इन बदमाशों से कान पकड़कर माफी मांगते हुए चलने के आदेश इन्हें दिए गए थे और भरे बाजार इनका जुलूस निकाला गया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उस दिन की जब ये हथियार लहरा रहे थे और दूसरी तरफ जब ये कान पकड़कर जा रहे हैं 5 बदमाश। इनका जो सीसीटीवी फुटेज है वो सामने आया था और अब ये 2 तस्वीरें। दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने बदमाशों का जुलूस निकाला और इस दौरान इनसे नारे लगवाए गए और इनसे ये कहा गया कि ऐसा बोलते हुए आप चलें कि अब आगे चाकूबाजी नहीं करेंगे। और महाकुंभ में संगम स्नान लगातार जारी है। आज महाकुंभ स्नान का 7वां दिन है। छठे दिन 42 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई।
और कल रात 8 बजे तक 32 लाख श्रद्धालुओं ने संगम के अलग अलग तटों पर स्नान किया, जबकि करीब 10 लाख कल्पवासियों ने गंगा जी में स्नान किया। और अब तक 12 से 18 जनवरी के बीच 7 करोड़ 62 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में इस महापर्व में आस्था की डुबकी लगाई है। इस बार महाकुंभ मेले में 45 करोड़ से ज्यादा लोगों के आने का अनुमान लगाया जा रहा है और अनुमानित 45 दिनों में 45 करोड़ लोगों के स्नान करने का ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा। पूरी दुनिया में होने वाला अपनी तरह का यह आध्यात्मिक जमावड़ा ये अपनी तरह का है और ये एक विश्व के आकर्षण पर भी है कि इस तरह की गैदरिंग इतने संतुलित संरक्षित तरीके से आध्यात्म का इतना बड़ा मेला दुनिया में कहीं और नहीं लगता। ये सिर्फ भारत में लगता है और भारत में भी तीर्थराज प्रयागराज में। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए 27 या 28 जनवरी को पहुंच सकते हैं। और सूत्रों के हवाले से खबर है कि अमित शाह मौनी अमावस्या के अमृत स्नान के लिए वहां जाएंगे और इसके पहले अपने परिवार के साथ संगम में स्नान करने के लिए वे पहुंच सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह इस मौके पर मौनी अमावस्या, क्योंकि 29 तारीख की मौनी अमावस्या, माफ कीजिएगा, ये जो 29 तारीख की मौनी अमावस्या होगी उस पर स्नान कर सकते हैं। वो अपने परिवार को लेकर वहां जाएंगे और संभव है कि उस दिन भी अच्छी खासी संख्या में लोग यहां पर पहुंचेंगे, क्योंकि अमृत स्नान, जब पहला अमृत स्नान हुआ था उस वक्त भी भारी संख्या में श्रद्धालु यहां पर स्नान के लिए पहुंचे थे। और इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी संगम में स्नान किया। वे शनिवार को महाकुंभ पहुंचे और त्रिवेणी संगम में उन्होंने स्नान किया, आस्था की डुबकी लगाई और उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि परमात्मा ने मुझे महाकुंभ में आने का अवसर दिया। उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े आयोजन को कुशलता से आयोजित करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई भी दी। गंगा, यमुना व सरस्वती के साथ सनातन धर्म की आध्यात्मिकता, वैज्ञानिकता और साथ ही साथ सामाजिक समरसता का भी यह संगम है, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि महाकुंभ का यह संदेश एक रहेगा। और इसी के साथ की कड़क खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।